वैसे तो ब्राजील और फुटबॉल का रिश्ता 120 साल पुराना है। इसका मतलब ये नहीं कि फुटबॉल ब्राजील की पैदाइश है। फुटबॉल का अगर इतिहास देखा जाए तो 1884 लेमन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। राष्ट्रभाषा हिंदी एक बार फिर राजनीतिक विवादों में आ गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हिंदी को प्रोत्साहन देने का मन बनाया ही था कि दक्षिण का सर्वविदित हिंदी विरोधी स्वर मुखर हो गया। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनी मोदी सरकार के लिए ये एक चुनौती भरा काम होगा कि हिंदी को उसके अधिकार से किस तरह परिपूर्ण किया जाए। जाहिर है इस नई चुनौती ने हिंदी की इस नई यात्रा पर एक नई बहस छेड़ दी है। आज का हिंदी पर आज हम बात करेंगे। इस विषय पर पहले हम अपने मेहमानों से के पास जाएं। इससे पहले हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी सरकार का हिंदी प्रेम डीएमके नेता करुणानिधि के गले नहीं उतर रहा है। सरकार ने मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों को सार्वजनिक बातचीत में हिंदी में बढ़ावा देने के निर्देश क्या दिए, करुणानिधि इसके विरोध में उतर आए। दरअसल करुणानिधि का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना ध्यान हिंदी के बजाय देश के विकास पर केंद्रित करें। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं हमारे खास रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद संभालते ही राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार और उसे उचित स्थान दिलाने की दिशा में प्रयास तेज कर दिया है। मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों को सार्वजनिक बातचीत में हिंदी को बढ़ावा देने के निर्देश दिए हैं, लेकिन मोदी का यह हिंदी प्रेम डीएमके प्रमुख करुणानिधि को रास नहीं आ रहा है। ताजा मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने अफसरों को निर्देश दिया है कि वो फेसबुक और ट्विटर जैसी सोशल वेबसाइट पर हिंदी में ही लिखे। सरकार के इस फैसले का डीएमके प्रमुख करुणानिधि ने विरोध किया है। करुणानिधि ने एक बयान जारी कर कहा है कि केंद्र सरकार का यह कदम गैर हिंदी भाषी लोगों को दूसरे दर्जे के नागरिक मानने की कोशिश नजर आ रहा है। अपने बयान में करुणानिधि ने सवाल उठाया है कि भाषा की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। हिंदी विरोधी आंदोलन इतिहास के पन्नों में दर्ज है। क्या हम नेहरू के उस आश्वासन को भूल सकते हैं कि जब तक गैर हिंदी भाषी लोग चाहेंगे, अंग्रेजी ही देश की आधिकारिक भाषा होगी। करुणानिधि ने साफ तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गैर हिंदी भाषी लोगों पर हिंदी थोपने की बजाय देश के आर्थिक और सामाजिक विकास पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही कहा है कि मोदी को विकास पर फोकस करना चाहिए। यानी साफ तौर पर कहे तो करुणानिधि ने मोदी के हिंदी प्रेम पर सवाल खड़ा कर उन्हें भाषा के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की है। इसके पहले भी साउथ में हिंदी भाषा को लेकर सवाल खड़ा हुआ था। डीएमके और तमाम पार्टियों ने इसका विरोध किया था। फिलहाल हिंदी के विरोध में दक्षिण भारत में ये विरोध की आवाज बुलंद हुई है। अब गेंद सरकार के पाले में है कि इसका हल वो कैसे निकालती है। लेमन न्यूज डेस्क, मुंबई। अपने ही देश में हिंदी किस तरह से पराई होती नजर आ रही है, ये एक वानगी है। पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई जगहों पर इस मामले पर चर्चा भी हुई है, गर्म माहौल देखने को भी मिला है। लेकिन एक बात के लिए गृह मंत्रालय की तारीफ तो की जानी चाहिए कि राजभाषा हिंदी को उसका सम्मान दिलाने का प्रयास हुआ। अब इसमें राजनीति कितनी है, क्या है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ऐसे एक नाजुक विषय पर हिंदी प्रेमियों के साथ चर्चा करना बहुत ज़रूरी था। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए जो लोग हैं, हमारे साथ अबू आसिम आजमी साहब है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, विधायक हैं और हिंदी को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार जो कुछ हुआ ये सर्वविदित है, इस पर भी हम आएंगे। अबू आसिम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर दयानंद तिवारी साहब हमारे साथ हैं, हिंदी के प्रोफेसर भी हैं, हिंदी विभागाध्यक्ष हैं अपने कॉलेज के, और साथ ही साथ
टीचर्स सेल के कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। आपका तिवारी जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ योगेश वर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुंबई के प्रवक्ता हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है योगेश वर्मा जी। खास हमारे साथ डॉक्टर करुणाशंकर उपाध्याय जी हैं, एक हिंदी प्रेमी और मुंबई विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है करुणाशंकर उपाध्याय जी। चूंकि 3 हमारे साथ राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं, बात हम शुरुआत करते हैं करुणाशंकर उपाध्याय जी से। करुणाशंकर जी बताएं, ये एक संक्षेप में पहले तो बताएं कि ये हिंदी का विवाद, ये कैसा लगा आपको, हिंदी को एक बार फिर विवादों में लाना? देखिए, जो अभी चुनाव हुए हैं उसमें करुणानिधि की डीएमके पार्टी को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। डीएमके न तो सत्ता में है और न ही वहाँ की जनता ने उसको ज़्यादा एमपी चुन करके दिए हैं, तो डीएमके का जनाधार थोड़ा खिसका है, कमज़ोर हुआ है। तो इसी स्थिति में डीएमके कोई नया मुद्दा ढूंढना चाहती है। तो जो मोदी सरकार है उसने पहली बार जो अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वाह करने की ठानी है कि हम राजभाषा हिंदी को बढ़ाएंगे और हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे, यह संवैधानिक व्यवस्था है और यह भारत सरकार का कर्तव्य माना जाता है। उसे अगर मोदी सरकार पूरा कर रही है या करने जा रही है तो करुणानिधि उसका विरोध करके जिसे कहें प्रचार माध्यमों के जरिए लाइमलाइट में आना चाहते हैं। दक्षिण का एक जो उनका एक रूप रहा है कि हिंदी विरोध करके अपने लोगों के बीच में पैर जमाने का उनका ये प्रयास माना जाना चाहिए। क्षेत्रीय पार्टियों की सोच देखिए क्षेत्रीय होती है, वह राष्ट्रीय स्तर पर नहीं सोचेंगे। चलिए उनकी क्षेत्रीयता पर हम आते हैं और उनके जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं। हाँ। इस विषय पर बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि हिंदी को बढ़ावा दिया जाए और गृह मंत्रालय ने इसमें पहल की है। अपने अधिकारियों को और बहुत से लोगों को ये सोशल मीडिया में और अन्य जगहों पर हिंदी को प्राथमिकता देने का मन बनाया है। योगेश जी, आप इसे किस रूप में लेते हैं? चूंकि आप भी हिंदी भाषी हैं, हिंदी प्रेम की बात करेंगे, लेकिन राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये कितना उचित है, जबकि पूरी तरह से अभी हिंदी स्वीकार नहीं हुई थी पूरे देश में। तो इस तरह की पहल का एक नेगेटिव नतीजा भी आ सकता है। ये सरकार को ज्ञात होते हुए भी अगर निर्णय लिया है तो क्या कहेंगे? कोई भी निर्णय जो देश हित में है फिर वो कड़ाई से लागू होना चाहिए। देश पहली बार अंग्रेज और कांग्रेस से मुक्त हुआ है, तो अंग्रेज से मुक्त होने के बाद में कांग्रेस ने उसकी दास्ता को कंटिन्यू करते हुए और अंग्रेजी को लगातार बनाए रखा, अंग्रेजी को लगातार पॉपुलर बनाए रखा जी। और अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, पहली बार इस देश में नॉन कांग्रेसी सरकार आई है, बिल्कुल शुद्ध जिसको बोलते हैं बहुमत के साथ आई है। तो जब ये देश में तय किया है कि इस देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो फिर सारे काम हिंदी में लागू होने चाहिए। हिंदी को बढ़ावा देने का एक फैसला किया, चूंकि अगर इसे राष्ट्रीय हित का कार्य माना जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी और हिंदी प्रेमियों के लिए शायद ये उत्साह की बात हो सकती है, लेकिन दक्षिण में इसका विरोध हो रहा है। हम अबू आसिम आजमी साहब के पास चले, क्योंकि वो उसके भुक्तभोगी रहे हैं। हिंदी प्रेम दर्शाने के चक्कर में काफी कुछ झेला गया है, उस दौर में हिंदी भाषियों ने झेला था। हम बात करते हैं दयानंद तिवारी साहब से। दयानंद तिवारी जी, एक देखिए, हिंदी ये राजभाषा रही है, पूरे देश ने इसे अपनाया है और दक्षिण के बड़े नेताओं को भी अक्सर हमने हिंदी में बातें करते देखा है। एक पहल की है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने, जो जिसकी योगेश वर्मा जी कह रहे हैं कि इसे कांग्रेसी शासन ने उतना बढ़ावा नहीं दिया। आप भी हाथ उठाकर कुछ उस पर आपत्ति दर्शाने का प्रयास कर रहे थे, तो बताएं कि आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मोदी जी विकास की बात करें वो समझ में आती है, अगर राजनीति की बात करते हैं भाषा के माध्यम से तो वो बात समझ में नहीं आती। यदि उन्होंने सच में मन से देश में हमारी राजभाषा है, आपको मालूम है कि संविधान की धारा 343 के 1 में कहा गया, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन विल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। और इस देश की राजभाषा हिंदी है। राष्ट्रभाषा की बात हम लोग थोड़ा अलग ढंग से मानते हैं। इस देश में राष्ट्रभाषा शब्द, जैसे कि हमारे बड़े भाई अबू आजमी जी हैं, उन्होंने बहुत ही प्रबलता के साथ महाराष्ट्र के विधान सभा में उठाया था कि हिंदी राष्ट्रभाषा है।
कई छोटी पार्टियां, छोटे लोग जिनको समझ नहीं है हिंदी की, वो लोग कहते हैं हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। हम मानते हैं संवैधानिक रूप से, लेकिन वैसे ही जो आजमी साहब ने उठाया था कि महात्मा गांधी को, आपको मालूम है कि इस देश में संविधान में कहीं भी नहीं लिखा गया है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाए। रामधारी सिंह दिनकर को भी कहीं नहीं कहा गया है कि राष्ट्रकवि कहा जाए। अगर महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं, दिनकर जी राष्ट्रकवि हैं, तो हिंदी राष्ट्रभाषा है, इसमें दो राय नहीं है। और जहां तक सवाल है कि दक्षिण में कांग्रेस मुक्त सरकार की बात आप करते हैं, मैं ऐसा आज मानता नहीं हूं कि कांग्रेस मुक्त सरकार और इनकी सरकार ने आकर कोई बड़ा, हम तो देख रहे हैं कि आगे आने वाले पालने के पल इनके कैसे होते हैं। चलिए हिंदी वाले पर बताएं। हम हिंदी पर ये बताना ये चाहते हैं जी। कि जो कहना है दक्षिण के नेताओं का और खासतौर से करुणानिधि जी का कि हिंदी का विरोध कर वह राजनीति सेकने वाले हैं, वह राजनीति करना चाहते हैं। आज सच ये है कि चाहे हमारा दिल्ली हो, चाहे हमारा मुंबई हो, चाहे हमारा लखनऊ हो, चाहे हमारा उत्तर प्रदेश हो, हर जगह पर दक्षिण के लोग हैं और दक्षिण में सभी लोग हिंदी जानते हैं। अब उनका यह काम चलने वाला नहीं, ये ज्यादा दिन राजनीति चलने सेकने वाली नहीं जी। है। एक बात तो समझ में आई कि दक्षिण के बड़े नेताओं ने, योगेश जी की इस बात में थोड़ा तो दम नजर आता है कि अपनी खिसकती जमीन को देखते हुए करुणानिधि ने यह निर्णय लिया कि हिंदी विरोध कर वो अपने लोगों की भावनाओं को उजागर करेंगे। अब सीधे चलते हैं हम अबू आसिम आजमी साहब के पास। महाराष्ट्र में विधायक चुने जाने के बाद शपथ लेने के मुद्दे पर जिस तरह का बावेला मचा था, उन दिनों को याद करते हुए आज अगर याद करते हैं, आज करुणानिधि के इस बयान को देखते हैं, अबू आसिम आजमी साहब आप इसे किस रूप में लेते हैं? करुणानिधि और पिछले दिनों जो कुछ भी आपके साथ हुआ था, आपके शपथ ग्रहण समारोह में जो कुछ हुआ, कैसे कनेक्ट करते हैं आप? क्योंकि आपसे बेहतर इस विषय पर शायद विवादों में जिस तरह से आए थे कोई ठीक से बात नहीं कर सकता। जी बताएं अबू आसिम आजमी साहब। नहीं, देखिए ऐसा है कि अभी किसी साथी ने सही कहा है कि करुणानिधि जी की जमीन खिसक रही है, उस पर राजनीति कर रहे हैं। इसी तरह से महाराष्ट्र में भी नई जमीन, राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए यहाँ भी राज ठाकरे जी जो हैं बार बार हिंदी और मराठी को आपस में लड़ाते रहते हैं। देखिए मैंने बचपन से देखा है, हमेशा पढ़ा भी है कि 1947 में ये तय हुआ था कि इस देश की भाषा हिंदी होगी, इस देश की भाषा अंग्रेजी नहीं होगी, अंग्रेजी इस देश की नौकरानी होगी और हिंदी इस देश में महारानी होगी। परंतु हुआ उल्टा, हिंदी नौकरानी बन गई और अंग्रेजी महारानी बन गई। हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे, और मैंने लिखा हुआ देखा है एयरपोर्ट के ऊपर, कि हिंदी बोलना राष्ट्रद्रोह है, अंग्रेजी बोलना राष्ट्रद्रोह है, क्योंकि अंग्रेजी हमारे देश की भाषा नहीं है, हमारे देश की भाषा हिंदी है। मैंने हिंदी में शपथ लेने की बात की। कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस देश में अगर सबसे ज्यादा कोई बोली जाने वाली भाषा है तो वो हिंदी है। तो कितना इन्होंने मुआवजा किया। और मैं कहना चाहता हूं बीजेपी के लोगों को कि बीजेपी अपोजिशन पार्टी थी, यहाँ पर अपोजिशन लीडर बीजेपी के थे, लेकिन बीजेपी ने खड़े होकर तमाशा देखा एवं उसमें कुछ नहीं रोल अदा किया और हिंदी को जो है इसको अपमानित किया गया इस देश के महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर। मैं बीजेपी वालों से कहना चाहता हूं कि उस वक्त भी आप लोगों को खड़े होना चाहिए था, परंतु चलिए देर आए दुरुस्त है। अगर आपने इस मुद्दे को उठाया है तो हम आपका स्वागत करते हैं और ये अच्छी बात है। देखिए ये बिल्कुल सही बात है। मैंने पिछले दिनों हमने कई बार बात किया कि हिंदी जब 1947 में तय हुआ था कि 15 सालों में अंग्रेजी का चल चलाव होगा और हिंदी जो है इस देश में आगे बढ़ाई जाएगी। तो इसी साउथ इंडिया में मद्रास जब तमिलनाडु है वहां पे बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। मुझे शायद अगर ठीक से याद हो तो 100 लोग शायद उसमें उन्होंने मरे भी थे उसमें, उस आंदोलन में, कि अंग्रेजी में कामकाज होना चाहिए। परंतु एक पार्लियामेंट में कमेटी बनी है लैंग्वेज फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए, राजभाषा के लिए। उसमें मुझे लगता है कि कई दर्जन एमपी उसके मेंबर होते हैं और करोड़ों रुपया खर्च होता है कि जाओ देश के हर जगह पर हिंदी को बढ़ाने के लिए कार्य किया जाए। परंतु अफसोस मुझे कहना पड़ता है कि हमारे और उसका अध्यक्ष होम मिनिस्टर होता है, गृह मंत्री होता है। हमारे यहाँ चिदम्बरम जी गृह मंत्री थे और हिंदी भाषा के चेयरमैन थे और उनको हिंदी नहीं आती।
तो ये तो कांग्रेस ने मजाक किया है तो देश ये के अंदर, ये अगर अंग्रेजी बोलने वालों को आगे लाया है। जी, अंग्रेजी को बढ़ावा, हिंदी जी, जिसे अंग्रेजी बढ़ावा बोलने मिलना वाले आगे चाहिए ला था, करके, जी, उसे बढ़ावा देने के बजाय इतने वर्षों तक अगर अंग्रेजी को बढ़ावा मिलता रहा तो क्या आपको लगता है, करुणाशंकर सिंह जी, उपाध्याय जी, क्या आपको लगता है कि इसके लिए वो सरकारें जिम्मेदार रहीं, इतने वर्षों में कोई ना कोई रास्ता निकाल सकती थी, या फिर दक्षिण के नेताओं के दबाव में, या फिर वहां पर भी अपनी जमीन कहीं खिसक न जाए, इस डर से बढ़ावा नहीं दिया गया? निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो इंदिरा गांधी को छोड़कर किसी भी कांग्रेसी प्रधानमंत्री ने हिंदी के लिए कोई बड़ा कार्य नहीं किया। इंदिरा गांधी ने 2 बड़े कार्य किए थे। पहली बार हिंदी दिवस मनाने की घोषणा और शुरुआत उन्होंने कराई थी। दूसरी बात यह है कि विश्व हिंदी सम्मेलनों की शुरुआत इंदिरा गांधी के कारण हुई थी और उन्होंने ही उद्घाटन किया था पहले विश्व हिंदी सम्मेलन का 1975 में। हिंदी की सबसे ज़्यादा दुर्दशा हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान हुई है। इस दौरान अंग्रेजी का जितना विकास हुआ है, भारत में सरकारी संस्थानों में हिंदी का उतना ही ज़्यादा पतन हुआ है। तो चिदम्बरम की जैसे आपने बात की, मैं एक वाक्य जोड़कर ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के जीतने का एक बड़ा कारण हिंदी है। मोदी का सारा भाषण, मोदी का सारा वक्तव्य हिंदी में होता था। चिदम्बरम और कांग्रेस के कई मंत्री जो है अंग्रेजी में जवाब देते थे। अंग्रेजी मोह, हाँ। अंग्रेजी मोह था। दयानंद तिवारी जी, कितना सहमत है आप? अंग्रेजी मोह कांग्रेसियों का ये कितना भारी पड़ा कांग्रेसी नेताओं को? क्योंकि उस दौर में जब, जी योगेश जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये हमको ये समझना पड़ेगा, 1947 में जब देश अलग हो रहा था, जब देश अंग्रेजी दास्ता से मुक्त हो रहा था, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सभी अंग्रेज़ों के साथ बहुत अच्छे संबंध थे और वो उनके साथ इंग्लिश में बात करने में बड़ा गर्व महसूस करते थे। उनको देखा देखी और अंग्रेज़ों के जाने के बाद उन्होंने अंग्रेज़ों को ये तोहफा दिया कि वो तो चले जाएंगे लेकिन उनकी भाषा जो है वो इस देश में जिंदा रखेंगे। कांग्रेस ने आज़ादी के बाद से ही जिस प्रकार से हिंदी को लागू करना चाहिए था, हिंदी को पॉपुलर करना चाहिए था, इसके लिए जो टाइपराइटर्स को बदलना चाहिए था, उसके बाद में सबसे बड़ा जो मूल भाषा कैसे फैलती है, कैसे पॉपुलर होती है, क्योंकि जब उसके फैलाव के जितने संसाधन होते हैं वो अगर सरकार मुहैया करवाए, मैंने भी इसके बारे में पढ़ा, कुछ भी प्रयास नहीं किया। एक छोटा सा विरोध जब साउथ में हुआ तो वो डर गए कि कहीं ऐसा ना हो कि विरोध बड़ा हो जाए और साउथ में हमारे पैर जमना मुश्किल हो जाए, तो उन्होंने उस चीज को रोक दिया और देश को अंग्रेजों के बाद विभाजन करते हुए, यानी कहीं भाषा में फूट, कहीं देश में फूट डालो और राजनीति करो, कि जो अंग्रेजों की जो एक थ्योरी थी उसको आगे लेकर के कांग्रेस चली और कहीं भाषावाद के ऊपर इन्होंने आपस में लड़ाया, कहीं धर्म के ऊपर आपस में लड़ाया। तो इस वाद को जिंदा रखने के लिए इन्होंने हिंदी को साउथ में पॉपुलर नहीं होने दिया। साउथ के लोगों को डर लगने लगा कि अगर ये हिंदी पॉपुलर हो जाएगी तो उनकी नौकरियां मिलने में तकलीफ हो जाएगी, उनके बच्चों का भविष्य अंधकार में हो जाएगा, उनकी अपनी भाषा उनसे छूट जाएगी। इस डर के मारे, और कांग्रेस ने उस डर को कभी दूर करने का प्रयत्न नहीं किया। ये यानी आपको लगता है कि पिछली सरकारें इसके लिए जिम्मेदार रही? बिल्कुल जिम्मेदार हैं। तिवारी जी इसका जवाब दें, इससे पहले थोड़ा सा आसिम भाई से जान लेते हैं। आसिम भाई, जब आप चूंकि दोनों जगह पर आप प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, आप राज्यसभा में भी रहे हैं, केंद्र में दिल्ली की राजनीति आपने की है, आपने साउथ के लोगों को, क्या आप लोगों के साथ राज्यसभा लोकसभा में घुलते मिलते और बिल्कुल उस तरह से व्यवहार करते पाया है क्या, जिससे ये लगे कि वो शायद हिंदी के प्रति उनका प्रेम है और हिंदी को वो बढ़ावा देना चाहते हैं? क्योंकि हिंदी कहीं ना कहीं केवल हिंदी प्रदेशों में, हिंदी भाषी प्रदेशों में सिमट कर रह गई। उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, ऐसे उसी तरफ रह गई, बिहार हो। उसका प्रचार प्रसार हुआ क्या? जब दिल्ली के नेताओं में आपने क्या पाया था? नहीं, देखिए, दिल्ली में जो साउथ इंडिया के एमपीज आते थे वो हिंदी अगर बोलते थे बेचारे तो बड़ी टूटी फूटी बोलते थे, और ये बिल्कुल सही है कि हिंदी को उन लोगों ने बढ़ावा नहीं दिया जी। उन्होंने हमेशा हिंदी के साथ में सौतेला सलूकी किया है। मैक्सिमम जो मेजोरिटी होती है वही मिसाल दे रहा हूं मैं। अब बताइए ना कि जो बात हो रही कि हिंदी, जब हाउस गृह मंत्री, उसका जो है इस भाषा के जो कमेटी होती है उसका चेयरमैन होता है और उसको हिंदी नहीं आती है। अगर गृह मंत्री इतनी बड़ी पोस्ट है, वो जाए कहीं पे किसी से बात करने के लिए तो अंग्रेजी में बात करेगा। इस देश के अधिकांश लोग जो हैं वो अंग्रेजी जानते ही नहीं है। आज भी अगर आप सर्वे करेंगे तो कहाँ अंग्रेजी जानते हैं लोग। मैं देखिए, जब नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी जब देवगौड़ा सरकार में मंत्री बने थे
तो मुझे अच्छी तरह याद है कि जब डिफेंस मिनिस्टर थे तो उनके सेक्रेटरी ने जब कागज लाया अंग्रेजी में तो नेताजी ने कहा कि मैं इसे साइन नहीं करूंगा, इसको हिंदी में करके लाओ। लेकिन उस सेक्रेटरी को हिंदी आती नहीं थी। उसने कहा मुझे 1 महीना या 1.5 महीना कुछ टाइम दीजिए सर, मुझे उतने दिन तक आप क्षमा कीजिए, इतने दिन तक मेरे काम अंग्रेजी में देख लीजिए आप, उसके बाद मैं हिंदी में काम शुरू करूंगा। अफसोस है आज भी महाराष्ट्र में जब मैंने कहा, लेटर दिया मैंने स्पीकर को कि साहब मुझे हिंदी में भी कागजात दीजिए आप, तो उन्होंने कहा नहीं हिंदी में नहीं दे सकते, आपको चाहिए तो अंग्रेजी में दे सकते हैं। मैंने अंग्रेज चला गया, अंग्रेज का औलाद आज भी बाकी है। मेरे देश में मैं हिंदी में कागज नहीं ले सकता हूँ, मराठी ठीक है लेकिन हिंदी में नहीं ले सकता हूँ, अंग्रेजी में लूंगा। मतलब क्या होता है इसका जी? दक्षिण तो ये सरकारों ने और खासतौर से जो सरकार आगे चली उन्होंने ज्यादती की हिंदी के साथ में, और हिंदी इस देश की भाषा है, इसको आगे बढ़ाना ही चाहिए, हिंदी को आगे बढ़ाना चाहिए। दयानंद तिवारी जी, आपने देखा कि एक बात समझ में आई कि जो साउथ के लोग हैं वो हिंदी को अपना नहीं पाते, उसके अपने अपने कारण हो सकते हैं, कुछ कारणों को गिनाया है योगेश जी ने। ऐसे में क्या इस भाषा को, इस आम बोलचाल की भाषा को, जिसे सम्मान के साथ कहने को राजभाषा है लेकिन जैसा आपने कहा कि ये हमारे लिए राष्ट्रभाषा है, इस राष्ट्रभाषा के प्रचार प्रसार में कहाँ कमी रह गई कि एक रक्षा मंत्री का सेक्रेटरी हिंदी में कार्य करने से परहेज कर रहा हो, उसे 1.5 घंटे का 1.5 महीने का और भी वक्त चाहिए हो हिंदी में सीखने के लिए। इस देश के IAS अधिकारी अगर पूरी तरह से हिंदी में नहीं हो पाए तो किसको दोष दिया जाए? देखिए ऐसा है कि आज कोई इतना बड़ा मुद्दा हिंदी को लेकर इसलिए नहीं था कि हिंदी भाषी क्षेत्र में जहाँ भी ज़रूरत है हिंदी में बेधड़क काम चल रहे हैं, और साउथ में भी राजभाषा के रूप में हिंदी का जो अपना काम है, जो अपना उसका दर्जा है वो मिला हुआ है, उसे कभी रोका नहीं गया। आज ये जरूरी है जरा 1 मिनट में जी कहीं ना कहीं। जी आसिफ भाई कुछ कह रहे थे आप? नहीं तिवारी जी से मैं कह रहा था, तिवारी जी मुझे अफसोस इस बात का होता है ना, देखिए आज जरूरी नहीं है लेकिन शुरू होना चाहिए, क्योंकि देखिए कोर्ट में जब खड़े हुए आप, वकील जो बहस करता है वो इंग्लिश में बहस करता है, और अगर पिटीशन डालना है आपको कोई हिंदी में पिटीशन, मैं हाईकोर्ट में हिंदी में पिटीशन भेजा तो रिटर्न हो गया वहां से, कहा आप इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करके लाइए। मेरे देश के अंदर हिंदी में पिटीशन न लिया जाए कोर्ट के अंदर और उससे इंग्लिश में करवाया जाए। आप बताइए तिवारी जी कि आज हमारे लोग अंग्रेजी कितने जानते हैं? अगर कोर्ट में जाता है वकील साहब बहस करते हैं इंग्लिश में, लेकिन जो आदमी अपना वकील किया है, अपने मुकदमे को समझना चाहता है कि मेरे केस को किस तरह से जज साहब जो है इसको वकील साहब किस तरह से पेश कर रहे हैं जज साहब के पास, लेकिन उसे नहीं मालूम, इंग्लिश ही नहीं मालूम उसको। वो तो जब वकील साहब जोर से टेबल ठोक देते हैं या जोर चिल्ला देते हैं तो उसे लगता है कि मेरा वकील कोई अच्छा काम कर रहा है, परंतु जानता नहीं क्या बोल रहा है। मैक्सिमम ये हो रहा है, बिल्कुल इसको मानना पड़ेगा आपको। यानी कहीं ना कहीं अंग्रेजी हिंदी को सम्मान आगे का, बढ़ाना चाहिए। अंग्रेजी आना और अंग्रेजी बोलना एक सम्मान का विषय हो गया है। योगेश जी कुछ तिवारी जी की बात अधूरी रह गई थी। हाँ, लोग समझते हैं कि अंग्रेजी जाने का तो समझा बहुत बड़ा 30 मार खा होगा। हाँ, जी ऐसा तो जरूर रहा है, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि हिंदी को जिस जगह पर आज होना चाहिए था, निश्चित है कि यहाँ के कोर्ट में होना चाहिए था, यहाँ के किसी भी न्यायालय में जरूर होना चाहिए था, संविधान की भाषा होनी चाहिए थी। आज ये सच बात है कि अंग्रेजी जानने वाला है, चाहे वह जज हो चाहे एडवोकेट हो, वह ज्यादा अपने को इम्प्रेसिव कहीं ना कहीं अंग्रेजी सम्मान अपने आप सम्मान कहीं ना कहीं वो भाषा समझता है। जी योगेश जी, ये हिंदी को सम्मान इतने वर्षों तक न मिल पाने के क्या कारण रहे होंगे? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चीन आगे बढ़ा अपनी चीनी भाषा के द्वारा, जी जापान आगे बढ़ा जापानीज के द्वारा, फ्रांस आगे बढ़ा अपनी फ्रेंच भाषा के द्वारा, इंग्लैंड आगे बढ़ा अंग्रेजी के द्वारा। इस देश को पीछे रखने में सभी यूरोपियन देशों का एक बड़ा मास्टर प्लान था और जिसका मदद कांग्रेस ने किया। इस देश को कभी भी एक मिनट मुझे पहले बोल लेने दीजिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि 60 साल तक कांग्रेस का शासन था और कांग्रेस ने इस देश में सामने देश का विकास का मुद्दा था। देखिए एक मिनट मैं बोल लेता हूँ, बाद में आप बोल लीजिए, मैं बोल लेता हूँ, आप आपका मुद्दा रख लीजिए। तो 60 साल तक इस देश में कांग्रेस का शासन था। उन्होंने इस भाषा को पॉपुलर इसलिए नहीं किया ताकि अगर यह भाषा पूरी तरह पॉपुलर हो जाएगी, देश में एक भाषा हो जाएगी, देश एक हो जाएगा और फिर किसी न किसी बात को लेकर के आपस में लड़ेगा नहीं। तो मैं फिर कहता हूं कि फूट डालो और राजनीति के तहत उन्होंने साउथ के लोगों के मन के अंदर डर पैदा कर दिया। जो अब नरेंद्र मोदी जी आए हैं,
इन्होंने अब भूटान गए तो वहां भी हिंदी में बात किया। इन्होंने सार्क समिट के अंदर जितने भी नेता थे उनके साथ हिंदी में बात किया। उन्होंने ऐसा तय किया है कि यूएन में जो भी हमारे प्रतिनिधि जाएंगे वो दुभाषा रखेंगे और वो हिंदी में ही भाषा बात करेंगे। तो इसका इम्पैक्ट धीरे धीरे पड़ने लग जाएगा। यहाँ पर जितने हिंदी के स्कूल बनने चाहिए थे, जितने शासकीय किताबें हिंदी में आनी चाहिए थी, वो योगेश जी, दयानंद जी और करुणाशंकर उपाध्याय जी हिंदी से जुड़े हुए लोग हैं। करुणाशंकर सिंह जी, उपाध्याय जी बताएं, इतने वर्षों में आप देख रहे हैं, आपने एक शुरुआत की होगी और शुरुआत से लेकर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनने के दौरान आपने देखा होगा कि हिंदी स्कूलों की संख्या निरंतर गिरती गई है। लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने में गर्व महसूस करने लगे हैं। आपके अपने छात्र और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होने के साथ आप ये बताएं कि दूसरे डिपार्टमेंट्स में जो अंग्रेजी की डिपार्टमेंट है, अन्य भाषाओं के तो खैर महाराष्ट्र में इतने नहीं है, लेकिन अंग्रेजी के जितनी कतार होती है क्या हिंदी में उतनी होती है? क्या धीरे धीरे महाराष्ट्र जैसी सरजमी पर जहाँ के बहुत ज़्यादा हिंदी बोली जाती है वहाँ भी हिंदी की जो अधोगति हो रही है, ये सच नहीं है क्या? अगर आप विकास की बात करें तो मैंने इस पर लिखा भी है और विश्व स्तर पर जो हिंदी की स्थिति है उस पर हमारी किताब है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदी बहुत तेजी से विश्व स्तर पर फैल रही है। अब विश्व के जी हाँ, विश्व स्तर पर फैलती जा रही है। हाँ, अपने ही देश में कहीं न कहीं पराई हो रही है। अपने देश में शासकीय उपेक्षा का शिकार रही, हम ये कह सकते हैं। देखिए लेकिन शासक वर्ग अगर इसे उसकी योग्य जगह नहीं दे पाया तो शासक वर्ग तो जिम्मेदार हुआ ना कहीं ना कहीं। निश्चित रूप से तो हम मान ही रहे हैं। तो कितना जी मैं कह रहा हूँ यानी है शासक जिम्मेदार रहे, शासक वर्ग ही जिम्मेदार है। तिवारी जी कुछ कहना चाहते हैं? तिवारी जी इस पर कुछ कह रहे हैं? मैं ऐसा नहीं मानता कि शासक वर्ग ने जानबूझकर ऐसा कुछ हिंदी के साथ किया हो कि हिंदी आगे नहीं बढ़ पाए। सच ये है कि आज विश्व में और खास तौर से भारत में एक लिंगुआ फ्रैंका के रूप में अगर कोई भाषा आ सकती है, आई है, तो हिंदी आई है। आज भी संसार में तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। विश्व में भाई जाने वाली भाषा। सवाल है कि दक्षिण के लोगों का विरोध करने का, मैं उनके विरोध को पूरी तरह से खंडन करता हूं। मैं उनके विरोध का कविता की पंक्तियां याद आ गई थी कि बनने चली विश्व भाषा जो अपने घर में दासी, सिंहासन पर अंग्रेजी को लखकर दुनिया हासी। नहीं, ऐसा नहीं तो है। दुनिया अगर देखिए विश्व भर की हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ अबू आसिम आजमी साहब मौजूद हैं। इसी देश में, इसी देश के एक राज्य में, इसी राज्य के संवैधानिक पटल पर हिंदी में शपथ लेते हुए जो कुछ हुआ था वो दुनिया ने देखा था। हम विश्व भर में परचम लहरा लें, अपने देश में, अपने ही राज्य में अगर हम ऐसी परिस्थितियां न निर्माण करवा पाए जहां पर हिंदी में शपथ लेने से वहां पर विधायकों द्वारा उत्पात मचाया जाता रहा हो, तो कैसे मान ले कि मैं हिंदी को आपको उसका एक सम्मान चीज बताऊं जी। मैं एक चीज कहना चाहता हूं जी। कि आसिम भाई ने जो मुद्दा उठाया था, जी। सच ये है कि संसार भर में वो दो लोगों की हार हुई और आसिम भाई पूरे संसार भर में, सिर्फ भारत में नहीं, विश्व स्तर पर हिंदी के एक फकीर के रूप में, एक योद्धा के रूप में जिस तरह से सामने आए हैं, वह हिंदी की अपनी ताकत थी कि वो लोग कहीं नहीं रहे और ये सबसे आगे चलकर आए। और इतनी बहादुरी से इन्होंने जो काम किया है उसे इतिहास, महाराष्ट्र के इतिहास में या हिंदुस्तान के इतिहास में कभी भुलाया नहीं जा सकता। मेरा कहना इतना है कि हमारी सरकार ने कभी भी हिंदी का विरोध नहीं किया है। हमेशा आज अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग बात कर रहे हैं तो उन्हें उस समय क्यों नहीं खड़ा हुए? जी विरोध, हाँ ये सवाल होना चाहिए था उनके साथ। अगर खड़ा होते तो हिंदी का और सम्मान बढ़ता महाराष्ट्र की धरती पर। हिंदी के विरोध की बात नहीं की, कांग्रेस के या कांग्रेस के शासन में हिंदी का विरोध हुआ, शायद ये आरोप नहीं लग रहा है। आरोप ये लग रहा है कि हिंदी को जितना बढ़ावा मिलना चाहिए था उतना बढ़ावा नहीं दिया गया। उसके कारण शायद यही रहे हो। देखिए वैसी ही परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी के सामने आ खड़ी हुई है जब दक्षिण से विरोध मुखर हुआ है। कांग्रेस ने अपने शासन में जब विरोध होता था, ये सभी को तेरी भी चुप मेरी भी चुप जैसी स्थिति आने के कारण आज ये दिन देखना पड़ रहा है। आसिम साहब, आपके दौर में जब आपने शपथ विधि के दौरान आपके साथ में जो वाकया हुआ था, उस वक्त आपको क्या लगा था कि चलिए अब हिंदी को त्याग ही दिया जाए? हिंदी को त्याग दिया जाए, अब अंग्रेजी में शपथ ली जाए? नहीं, ओ हो ऐसा कैसे हो सकता है?
अरे कुछ लोगों ने आगे मुझे कहा कि आसिम भाई जाइए आप, जब शपथ लेने खड़े होइएगा तो मराठी में शपथ ले लीजिएगा। देखिए मैं मराठी में शपथ ले सकता था, ऐसा नहीं कि नहीं ले सकता, मैं मराठी भी मेरे देश की भाषा है, परंतु उससे बड़ी भाषा हिंदी है और हिंदी में शपथ लिया और हिंदी में शपथ लेंगे, हिंदी में कामकाज करेंगे। राज्य की भाषाओं का सबका स्वागत है, परंतु अगर राज्य की भाषाएं मेरी मौसी हैं तो हिंदी मेरी माँ है, मैं कैसे त्याग करूंगा उसको। मैं जहां भी जाता हूं हिंदी बोलता हूं। देखिए वजह आप पिछला जो सवाल किसी से कर रहे थे, वजह ये उसकी है कि हमारे मतलब हम लोग जो है एकदम बिल्कुल कम्प्लेक्स में हो गए हैं। हमें जो है हिंदी जो है बोलने, जो आदमी बहुत पढ़ा लिखा है हिंदी में बात कर रहा है तो लगता है कि ये बेचारा काबिल आदमी है, कोई गरीब आदमी है, कोई मिस्कीन आदमी है। और 8th क्लास पास फेल हो और अंग्रेजी में बात कर रहा तो हो उसका तो ऐसा लगता है कि बहुत ही विद्वान आदमी है जी, जो अंग्रेजी में बात करता हुआ नजर आए। एक जो है ना जी, अंग्रेजी में बात करने वाला लोगों के माइंड में एक चीज सेट हो गया है। देखिए सुनिए, अभी देखिए 8th क्लास पास अच्छी अंग्रेजी बोलने वाले को 20-25 हजार की नौकरी मिल जाती है और MA पास हिंदी बेचारा बोलने वाले को नौकरी नहीं मिलती, देश में बहुत कम मिलती है नौकरी। आज ही मेरे ऑफिस में मैं रिक्रूटमेंट करता हूं, मैं बाहर आदमी भेजता हूं। सुनिए, MA पास किया लड़का आज आया था मेरे, MCOM पास किया था, उत्तर प्रदेश से आया था। जब उसका इंटरव्यू होने लगा तो उसको अंग्रेजी नहीं आती थी, हिंदी आती थी, तो उसको जो पार्टी लेने उसको रिक्रूट कर रही थी उसने उसको फेल कर दिया। क्योंकि आज पूरे देश में, पूरी दुनिया में अंग्रेजी का बहुत ज्यादा वो है, इसलिए लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी ज्यादा पढ़ाते हैं। अगर भारतवर्ष में हिंदी पढ़े लिखे को सारे कामकाज हिंदी में शुरू हो जाएं और तो उसके बाद हिंदी पढ़े लिखे लोगों को नौकरियां मिलेंगी तो लोग रोजगार से भी हिंदी को जोड़ने आज कहां से पढ़ाए बेचारे लोग, हिंदी कैसे पढ़ाए लोग आज? हिंदी को रोजगार से भी जोड़ना चाहिए था, जिसमें कहीं ना कहीं कमी रह गई। हम आते हैं आसिम साहब आपके पास भी और अपने अन्य अतिथियों के पास भी। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। बात हिंदी के सम्मान की है और बात हिंदी पर आँच आई है, इस विषय की है। हमारे साथ सम्मानित अतिथि मौजूद है। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं, मुद्दे की बात में चर्चा भी जारी है। परसेंटेज ऑफ वोटिंग है ये बम्पर माना जाए। मरते किसान और सोते किसान। नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है लेमन प्राइम का हर रात 9 बजे। Global advertisers scaling new heights in outdoor media. अंडरवर्ल्ड की नब्ज पहचानता हूं मैं, हर गैंग के राज जानता हूं मैं। कहां से चलती है कंपनी, कैसे किया मुंबई पुलिस ने कंपनी को खल्लास, कौन चला रहा है माफिया नेटवर्क, इन सबकी खबरें देता हूं मैं। इन 22 सालों में गैंगवार मैंने देखे, गली के गुंडों को डॉन बनते मैंने देखा। लेमन न्यूज के क्राइम टीम रखेगी अपराध जगत पर पैनी नजर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मुद्दे की बात में। मुद्दे की बात में हम बात कर रहे हैं हिंदी की, हिंदी प्रेम की, हिंदी पर आई हुई आँच की, हिंदी से जुड़े हुए मुद्दों की। हिंदी इस देश की राजभाषा, जिसे राष्ट्रभाषा का सम्मान मिलना चाहिए था, वो कहीं न कहीं कई प्रदेशों में सिमट कर रह गई और जहां पर उसका प्रचार प्रसार होकर उसके बारे में जो भी गलतफहमियां थी उसे दूर किया जाना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। इतने वर्षों में भी हम दक्षिण भाषी लोगों के दिलों में हिंदी नहीं उतार पाए। इसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि हिंदी भाषी आज भी रोजी रोजगार के मामले में कहीं न कहीं हाशिए पर है। ये निचले तबके की भाषा मानी जाती है। सम्राट वर्ग, जो उच्च वर्ग माना जाता है, अंग्रेजी में बात कर सम्मानित महसूस करता है और हिंदी भाषियों को, हिंदी बोलने वालों को तुच्छ श्रेणी का मानता है।
ये सर्वविदित सत्य है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इस पूरे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सच यही है, कड़वा है लेकिन सच है। योगेश जी, बात हो रही थी हिंदी को रोजी रोजगार से जोड़ने की। अबू आसिम साहब ने अपना खुद का उदाहरण देकर बताया, विदेशों में हिंदी को मान्यता नहीं मिल पाती है। आपको लग रहा है कि मोदी के इस कदम से, मोदी ने हिंदी में शपथ ली, मोदी ने हिंदी में कार्यकाल अपने कार्यक्रमों में बढ़ावा देने की बात कही, गृह मंत्रालय की तरफ से अब इस तरह के दिशा निर्देश जारी हो रहे हैं, अन्य जगहों पर भूटान वगैरह में जाकर उन्होंने हिंदी में भाषण दिया है। अब आपको वैसी ही परिस्थितियां आ रही हैं साउथ की तरफ से विरोध की। कांग्रेस ने क्या किया, ये इस पर हम आते हैं, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि अब उत्तर प्रदेश का भी हम उदाहरण ले लें, उत्तर प्रदेश में आज भी हिंदी बोलना गर्व की बात माना जाता है, लेकिन वहां भी एक तरह का भाव बना है कि अंग्रेजी को भी प्राथमिकता मिलने लगी है। तो अगर हिंदी प्रदेशों से ही सरकने लगेगी, हिंदी के साथ में थोड़ा सा 19-20 होना शुरू हुआ, तो दक्षिण भाषी तो विरोध करने के लिए ही हिंदी का विरोध तो करेंगे ही। देखिए, जिस तरह से मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि अंग्रेजी एक ग्लोबल लैंग्वेज है और उसके बाद में सीधा सीधा रीजनल लैंग्वेजेस आ जाती है, तो देश और एक तरह से देखा जाए वर्ल्ड और राज्य, क्योंकि हिंदुस्तान एक रिपब्लिकन कंट्री है, एक फेडरल स्टेट्स हैं इसके साथ जुड़े हुए, तो ये एक देश है। एक देश दिखने के लिए यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं हैं। कहते हैं वो 3 कोस पर पानी बदल जाता है और हर 2 कोस पे भाषाएं बदल जाती है। तो उत्तर प्रदेश में भी कोई एक वर्ग ऐसा नहीं जो पूरे का पूरा उत्तर प्रदेश भी हिंदी नहीं बोलता है। वहां पर भी अलग अलग मैथिली भाषा है, ब्रज भाषा है, बहुत सारी भाषा है। तो पूरे देश को अगर कोई भी भाषा एक करती है तो वो हिंदी भाषा है। पूरे देश की जो पहचान है वो हिंदी से है। आपने देखा होगा कि बॉलीवुड इतना बड़ा और इतना पॉपुलर हुआ तो उसका सबसे बड़े पहचान हिंदी है। अमिताभ बच्चन की वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी की वजह हिंदी है। लेकिन मैं इसमें एक और भी बात देखता हूं, मैं फिर से ये बात मैं घूम घूम कर बताना चाहता हूं कि जैसे चाइना है, बहुत एक्टिव है, बहुत फेमस है, लेकिन उसकी चाइनीज भाषा जो है पूरे वर्ल्ड में फेमस नहीं है, चाइना के अंदर फेमस है। फ्रांस की फ्रेंच भाषा है, वो पूरे वर्ल्ड में फेमस नहीं, लेकिन फ्रांस के अंदर के लोग वो भाषा बात करते हैं और लिखते हैं। इसी तरह से जापान के अंदर के भी लोग जापानीज भाषा लिखते हैं, पर वर्ल्ड में पॉपुलर नहीं है। वर्ल्ड की ग्लोबल भाषा एक तरह से देखा जाए तो हमको ये मान्यता करना पड़ेगा कि वो अंग्रेजी है। लोगों को अंग्रेजी सीखना चाहिए, क्योंकि बाहर जॉब करने के लिए या काम करने के लिए सीखना, जैसे हम लोग कोई टेक्निकल स्टडी करते हैं। बात योगेश जी भाषा के विरोध की नहीं है, बात अपनी भाषा, अपने देश की संस्कृति, अपने देश के सम्मान की और अपने देश की एक बोली की। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो अगर अंग्रेजों के जाने के बाद जिस तरह से हमने यूनियन जैक का विरोध किया, जिस तरह से अंग्रेजों के झंडा हटा करके तिरंगा झंडा लाया, उसी प्रकार से एक और आंदोलन करके इस देश में राजभाषा और राष्ट्रभाषा को हमको इस देश में स्थापित करना पड़ेगा। अपने भाषा के अंदर जो यूनियन जैक का जो झंडा लगा है उसको फाड़ के अलग करना पड़ेगा। हिंदी में शपथ लेने के कारण, हिंदी में शपथ लेने के कारण और जिद करने के कारण अगर अबू आसिम आजमी साहब को मराठी विरोधी घोषित किया जा सकता है, तो राजभाषा का विरोध करने के कारण क्या करुणानिधि पर कोई इस तरह का आरोप लगाएगा कि ये राष्ट्र विरोधी है? देखिए, इस तरह का आरोप लगाना वो तो फिर बड़े नेताओं का काम है जी। बड़े नेताओं ने अगर उन्होंने देखो, हमको ये समझना पड़ेगा, हम किसी के साथ भी जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, पर हम विश्वास जीत सकते हैं। विश्वास जीतने का काम जो है अभी इस दिशा में काम करना बाकी है। इस सरकार का है। सरकार ने एक निर्णय तो लिया है। हाँ, लेकिन पहली बार इस सरकार ने निर्णय लिया है, एक निर्णय तो लिया है। इस निर्णय के बाद क्या निकल कर आता है? तिवारी जी कुछ कह रहे थे। मैं ये कहना चाह रहा था कि आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मातृभाषा की बात कर रहे हैं। आज हमारा मुख्य मुद्दा है हिंदी को लेकर कि दक्षिण में हिंदी का विरोध करुणानिधि ने किया, या आप एक मुद्दा उठा रहे हैं कि महाराष्ट्र की धरती पर अबू आजमी जी ने बहुत सम्मान के साथ राष्ट्रभाषा, राजभाषा का एक बड़ा उन्हें परचम उठाया। हाँ तिवारी जी, उसी में एक चीज जोड़ रहा हूँ कि उन्हें हिंदी प्रेमी बताने के बजाय एक मराठी भाषा का विरोधी बताकर ज्यादा प्रचारित किया गया। ये भी दुर्भाग्य था। देखिए ऐसा है, करुणानिधि के मामले में ये है कि वो अपनी भाषा का समर्थन कम कर रहे हैं, हिंदी विरोध ज्यादा कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जो हुआ जी, वह तो सच है कि
कोई भी व्यक्ति ने, किसी ने भी उन 2-3 लोगों का कभी भी सपोर्ट नहीं किया, समर्थन नहीं किया। पूरा देश, हिंदुस्तान ही नहीं, आपसे मैं स्पष्ट करना चाहता हूं इस बात को कि पूरा संसार जो भी कहीं भी जिसके मन में नरम कोना था हिंदी के प्रति, आसिम भाई के साथ खड़ा था। और यही कारण है कि आज जिन लोगों ने हीरो बनने की कोशिश की थी, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी ऐसी है आज जो इसके विरोध में आएगा। आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, अगर करुणानिधि के विरोध के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, विशेषकर गृह मंत्रालय से जुड़े हुए राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल उसी तरह का कड़ा रुख अपनाया हिंदी को बढ़ावा देने के लिए और उसके साथ खड़े रहे, तो क्या आपको लगता है कि अब इस बार आर पार की लड़ाई हो जाएगी? स्वागत करता हूं मैं कि हिंदी हमारे देश की राजभाषा है और जैसा हमने बताया वह चाहे संविधान में हो या मत हो, लेकिन इस देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है, उसे कोई हटा नहीं सकता। क्योंकि अगर हिंदी को हटा दिया जाए तो इस देश के पास बोली नहीं है, इस देश की बोली है, इस देश की राष्ट्रभाषा है। इसी देश हिंदी को खारिज कोई नहीं कर सकता। जो हिंदी से टकराएगा, सच है, वो खुद मिट्टी में मिलेगा। इसी देश में तमिलनाडु है, इसी देश के तमिलनाडु से हिंदी विरोध के स्वर अगर निकलते हैं, डॉक्टर करुणाशंकर उपाध्याय जी की पीड़ा भी जान ले, क्योंकि हिंदी से जुड़े हुए हैं, हिंदी की रोजी ले रहे हैं, हिंदी की रोटी खा रहे हैं, हिंदी को प्रचार प्रसार के माध्यम से आमजन की भाषा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको लगता है करुणाशंकर सिंह जी, उपाध्याय जी, माफ कीजिएगा, बार बार ये करुणाशंकर सिंह जी आज जबान पर चढ़ा हुआ है, करुणाशंकर उपाध्याय जी, ये क्या चक्कर है? क्यों नहीं हिंदी को हम रोजी रोटी के साथ जोड़ पाए? क्यों नहीं हम हिंदी को उतना सबल बना पाए कि हिंदी सीखता हुआ एक बालक अंग्रेजी बोलकर विदेशों में भी नौकरियां पाए और हिंदी के कारण कहीं दरकिनार भी न किया जाए? ऐसी परिस्थितियां क्यों नहीं निर्माण हो सकी? देखिए, बहुत गलत बात प्रचारित की जाती है कि अंग्रेजी रोजी रोटी की भाषा है। पहली बात यह है कि भाषा जो है रोजी रोटी नहीं देती है, व्यक्ति का कौशल उसे रोजी रोटी उपलब्ध कराता है। आप देखेंगे इस देश में 1 अरब 25 करोड़ की जनसंख्या है, उसमें कितने करोड़ लोग अंग्रेजी की रोटी और रोजी चला रहे हैं। आप प्रैक्टिकल बात इस देश में 5 लाख लोग भी नहीं हैं। जी, अभी की परिस्थिति जो देखी जाए, एक उदाहरण बहुत सही दिया। आज भी आपको अगर एक रिसेप्शनिस्ट भी रखना है, उसे बेहतर अंग्रेजी आनी चाहिए, प्राथमिकता दी जाती है। हिंदी भाषी बच्चे के साथ कहीं ना कहीं भेदभाव हो जाता है। नहीं, यही भेदभाव रोकना होगा, इसी भेदभाव को बदलने की जरूरत है। जब तक हम उस सोच को, उस मानसिकता को नहीं बदलते हैं, जब तक हम यह नहीं मानकर चलते कि अंग्रेजी जो है वह सम्मान की भाषा है, वह संपर्क की भाषा है, जब तक इस सोच को हम नहीं बदलते हैं। इस सोच को बदलना होगा। इस सोच को बदलने के लिए इस सोच को बदलने के लिए अबू आसिम साहब क्या करना चाहिए? योगेश जी भी वही बात कर रहे हैं, तिवारी जी भी वही बात कर रहे हैं, उपाध्याय जी भी वही बात कर रहे हैं। बात हिंदी के सम्मान से किसी को इनकार नहीं है, पर उसका जो दर्जा होना चाहिए था, ऐसे समय में करुणानिधि के प्रति क्या रुख अपनाना चाहिए केंद्र की सरकार को और राष्ट्रीय नेताओं को, इंक्लूडिंग मुलायम सिंह यादव और कांग्रेस के राहुल गांधी सहित? अबू आसिम साहब। अच्छा, मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी जी, आपसे। नहीं, देखिए, सब लोगों को इसका करुणानिधि जी का विरोध करना चाहिए कि गलत बात है। उनके राज्य की जो भाषा है, जो स्टेट की भाषा है, वो तो है, उसका कोई विरोध नहीं कर रहा है, परंतु देश की भाषा हिंदी हो, अगर उसका कोई विरोध करेगा तो उस व्यक्ति का खुल के विरोध होना चाहिए। और दूसरी चीज, हिंदी के सम्मान के लिए हिंदी में ही बातचीत होना चाहिए, हिंदी में सरकारी पूरे कामकाज होना चाहिए। जो जिस तरह से सरकार ने कमेटियां बनाई हैं पार्लियामेंट के अंदर, इसको हिंदी को बढ़ाने के लिए लोगों को आगे आना चाहिए और अपने बच्चों को हिंदी पढ़ाना चाहिए। और आमतौर की रोज आना की जिंदगी में जहां जरूर, देखिए, इंग्लिश खूब पढ़िए, आप जरूर पढ़िए, आप बगैर उसके नौकरी अच्छी मिलने वाली नहीं है। आज किसी को 50, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख अगर जो कोई देश में नौकरी पा रहा है, तो कोई हिंदी वाला मुझे लगता है नहीं पा रहा होगा। शायद ही कोई, मुझे ज्यादा मालूमात तो नहीं है, लेकिन शायद ही कोई इना गिना आदमी पा रहा होगा। लेकिन अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग आज 10 लाख, 15 लाख रुपया महीना भी कमा रहे हैं। तो हमें कम से कम अपने देश में हिंदी में बातचीत करना शुरू करना चाहिए, हिंदी में सारे कामकाज शुरू करना चाहिए और आम बोलचाल हमारी जो है
उठने बैठने में हम अंग्रेजी का शब्द ना इस्तेमाल करके हिंदी का शब्द इस्तेमाल करेंगे तो लगता है हमारे बच्चे, हमारे लोग भी जो है अपने आप को जरा अपना गर्व महसूस करेंगे और हिंदी आगे बढ़ेगी तो देश में चारों तरफ हिंदी हो सकती है। जी तिवारी जी, हिंदी भाषा को लेकर, हिंदी भाषी रोजी रोजगार से अगर जोड़ा जाता, हिंदी भाषी को बेहतर अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती और उसे रोजी रोजगार से जोड़ दिया जाता, हिंदी से संबंधित जहाँ पर जो भी कारोबार होता होगा ऐसी जगहों पर ही हिंदी भाषी लिए जाते हैं। वो अखबारों के दफ्तर हो सकते हैं, वो हिंदी शिक्षक हो सकते हैं या फिर हिंदी से जुड़े हुए कुछ कार्य हो सकते हैं। अन्यथा सार्वभौमिक रूप से अगर देखा जाए तो अंग्रेजियत को बढ़ावा तो मिला है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अंग्रेजी का विरोध कोई नहीं कर रहा, पर हिंदी के सम्मान की अगर बात आती है तो क्या कारण रहे इतने वर्षों में भी हम हिंदी को वो दर्जा नहीं दिला पाए? ये तो कड़वा सत्य है नहीं है ही। देखिए, मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि आज विकास का माध्यम शिक्षा है। मैं इसको अलग ढंग से अब पेश करना चाह रहा हूँ हिंदी को, कि विकास का माध्यम शिक्षा है। हमारी जो शिक्षा नीति है आज कहीं न कहीं उसके जो करिकुलम हैं अंग्रेजी से प्रभावित है। आज ज़रूरत है कि यदि कंप्यूटर से ही नौकरी मिलनी है तो आज कंप्यूटर को हिंदीकरण क्यों नहीं किया जाए। अगर हम आमूल परिवर्तन करें तो एक समय जरूर होगा कि हिंदी आ जाएगी। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि एक तरफ हिंदी भाषा का मान सम्मान है और दूसरी तरफ रोजी रोटी का सवाल है। राष्ट्रीय स्तर पर जैसा कि योगेश जी ने बहुत अच्छी बात कही कि चीन में चीनी है, रूस में रसियन है, जापान में जापानी है, हर देश की अपनी राष्ट्रभाषा है। आप अगर उस देश में जाएं, आपको अगर अंग्रेजी नहीं आती है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। हर काम उनकी राष्ट्रभाषा में होता है। जितने लेकिन ये होना चाहिए। हमारे देश में एक समस्या कहिए, यही इसकी खूबसूरती भी है और समस्या भी यही है कि जितने प्रदेश हैं जहाँ जहाँ आप जाएंगे उतने प्रकार की बोलियां हैं, उतने प्रकार के भाषाएं हैं। जितनी तरक्की हम करते जा रहे हैं अपनी भाषाओं से, अपनी बोलियों से हम करते जा रहे हैं। आप देखते हैं उत्तर प्रदेश का बालक अपनी अवधी, भोजपुरी, मैथिली जैसी भाषाओं में कितने लोग बोलते हैं। अभी आसिम भाई ने एक बहुत बड़ी बात कही जी कि आजकल जो हिंदी भाषी लोग भी हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनको थोड़ी सी अंग्रेजी आ जाती है तो वह अंग्रेजी में अपनी आधी बात कह पाते हैं, पूरी बात कह भी नहीं पाते, लेकिन अंग्रेजी बोलकर अपने को थोड़ा अच्छा बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये मानसिकता बदलने की जरूरत है, बदलने की आवश्यकता। ये मानसिकता तभी बदलेगी। गुलामी की मानसिकता है। जी जी, आप देखेंगे बॉलीवुड, आप पता लगाइएगा। हाँ, देखिए जब रद्दी अखबार बेचने जाएंगे ना, तो रद्दी वाला जब आएगा तो हिंदी अखबार को अलग कर देगा, अंग्रेजी को अलग कर देगा, और अंग्रेजी का पैसा ज्यादा देगा और हिंदी का कम देगा। इसके पीछे का तर्क क्या हो सकता है? आसिम साहब, आपने विषय निकाला है, आपने विषय निकाला है, इसके तर्क क्या हो सकते हैं? आपके क्या समझ में आया कि इसके पीछे का ये तर्क हो सकता है कि रद्दी वो भाषा किस भाषा में रखी हुई है, रद्दी की भी अगर कीमत बदलती है तो इसका क्या तर्क हो सकता है? तर्क यह है कि वो अखबार ज्यादा चलते हैं, उसमें ज्यादा पैसे खर्च किए जाते हैं, उसमें आमदनी ज्यादा होती है, इसलिए वो अखबार का पेपर भी अच्छा रहता है। तो लेकिन ये अखबार कम लोग पढ़ते हैं। अब आजकल तो आज आप देखिए ना, जमाना ये चल रहा है मेरे देश में। ये बिल्कुल सही कहा है आसिम साहब ने, ये आंखों देखी है। जी सुनिए, सरकारी कोटे का अखबारी सुनिए जी, क्वालिटी अच्छी नहीं थी, उसके कारण जी सुनिए, आप इस बात को मानेंगे जी कि आज इस देश में जीन की पैंट अच्छी आती है, उससे फाड़ी जाती है और फाड़ने के बाद उसको जो पहनी जाती है। और एक जमाना था कि फटा हुआ पैंट गरीब पहनता था। आज सबसे अमीर आदमी जो होगा वो जीन की पैंट फाड़ करके उसमें कुछ पता नहीं क्या डिजाइन करेगा, फिर कहेगा। तो ये क्या है ना कि ये आज जो है तो ये अमेरिका और जो ये मल्टीनेशनल है जो के लोग विदेशी लोग हैं, अंधानुकरण है। ये जो है आज जो है डमरू बजा रहे हैं और नचा रहे हैं। इन्हीं लोगों को सब कुछ है। इनके डमरू पे हमें नहीं नाचना चाहिए। हमको अपने देश की सभ्यता, अपने देश की भाषा को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। इस पे सख्त रहने की जरूरत है। योगेश जी, इस मामले में आपको
आप अपनी पार्टी की एक छोटी सी इकाई ही कह लीजिए, उसके एक जिम्मेदार पदाधिकारी हैं। आपके स्तर पर आपको लगता है कि केंद्र में जिस तरह की मानसिकता आपकी है, बिल्कुल उसी मानसिकता के साथ, उसी दावे के साथ, उसी जिद के साथ आपका केंद्रीय नेतृत्व इस बार आर पार की लड़ाई लड़ेगा और हिंदी को सम्मान दिलाने का प्रयास करेगा? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें हम लड़ाई शब्द न उपयोग करते हुए उसको पॉपुलर करने की बात करके, जहाँ लड़ाई की शब्द की बात आ जाएगी, संघर्ष की, तो वहाँ सामने वाले को भी लगेगा कि ये लड़ने आ रहा है जी। हम जा रहे हैं गले मिलने के लिए, हम जा रहे हैं लोगों के बीच मिक्सअप होने के लिए, हम जा रहे हैं लोगों के बीच अपनी बात को रखने के लिए, उनको समझाने के लिए कि अंग्रेजी जो है वो दास्ता का प्रतीक है, अंग्रेजी जो है यूनियन जैक का प्रतीक है। हमने यूनियन जैक को हटाया तो वैसे हमको अंग्रेजी को भी हटाना पड़ेगा। क्योंकि चक्कर ये है कि जब हम शुरुआत से ही दक्षिण भाषी प्रदेशों में हिंदी को सम्मान दिलाने के लिए कृतसंकल्प नहीं थे, हमने कहीं ना कहीं कमियां रही हमें खुद में, और जब हम नहीं दिला पाए, वो बालक जिसने बोली से लेकर अपनी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई के दौरान हिंदी को दरकिनार किया हो, वो अचानक हिंदी प्रेम क्यों कर दर्शाएगा? नहीं, अचानक तो कुछ भी नहीं होगा जी, इसके लिए बहुत पहले से प्रयास होने चाहिए। नहीं, इसमें ऐसा है, जब आंख खुले तब सवेरा जी। इससे पहले देश में अन्य भाषाएं बोली जाती थी, फिर अंग्रेजी आ गई, अंग्रेजी के बाद में फिर से दौर हर वक्त बदलता रहता है, लोगों की पसंद हर वक्त बदलती रहती है। जब पूरा देश का कारोबार अगर हिंदी में चलना शुरू हो जाएगा तो लोग की मजबूरी हो जाएगी उसकी तरफ देखने के लिए, और वो धीरे धीरे उस मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे जी। और धीरे धीरे पॉपुलैरिटी तो देखो धीरे धीरे करना पड़ेगा, वरना इस तरह से संघर्ष का निर्माण करने वाले लोग। इसका महाराष्ट्र की राजनीति पर कितना असर पड़ेगा? महाराष्ट्र के देश भर की राजनीति में देखो, महाराष्ट्र की राजनीति पे इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र में भी अघोषित रूप से कहीं ना कहीं समर्थन देने वाले लोग भी हिंदी के विरोध में नजर आए हैं। नहीं, देखो विरोध करने वाले का जो चूल्हा होता है वो विरोध से चलता है, और उसको पॉपुलर, जो भी चीज पॉपुलर करने वाले होने वाली होती है वो पॉपुलर होके रहती है, किसी के भी विरोध से रुकती नहीं है। जब पानी में ज्वार आता है तो कितने बांधों को तोड़ता हुआ वो आगे बढ़ जाता है। उसी प्रकार से हिंदी भाषियों के अच्छे कामों के द्वारा, उनकी अच्छे प्रदर्शन के द्वारा ये भाषा पॉपुलर होगी। हिंदी भाषियों द्वारा इसके लिए प्रयास हिंदी भाषियों के लिए, हमको हिंदी भाषियों की तरफ से सबको एक प्लेटफॉर्म पे आकर के इसको पॉपुलर करना, और साउथ के जितने भी लोग हैं जिनको भी डर लग रहा है, जिनको ऐसा लग रहा है कि कहीं हमारी नौकरियां छिन नहीं जाए, कहीं हमारी भाषा इसके बीच नीचे दब नहीं जाए, उनको भी आश्वासन देना पड़ेगा कि हमारी हिंदी की वजह से हमारे देश की भाषा है ये। अगर ग्लोबल भाषा अंग्रेजी है, राज्य की भाषा जो है वो आपकी जो भी मातृभाषा है वो है, पर पूरे देश की जो भी एक भाषा होगी जो बफर का काम करेगी, इस देश के प्रतीक का काम करेगी, वो हिंदी भाषा है। जरूरत ये हिंदी भाषियों के बहुत पॉजिटिवली समझाने की जरूरत होगी, तय करना होगा कि वो अपनी बात किस तरह से मनवाते हैं, क्योंकि विरोध के स्वर उठते रहे। कभी आप तमिलनाडु की बात कर लें, कभी महाराष्ट्र की बात कर लें, हर प्रदेश की अगर अपनी जुबान है, उस जुबान से प्रेम करते हुए हिंदी के प्रेम को अगर हम समझा पाए, तभी शायद हम आगे बढ़ने की बात कर पाएंगे। इस दिशा में कितना प्रयास हो रहा है करुणाशंकर उपाध्याय जी? आपको लग रहा है कि इस दिशा में कुछ प्रयास हो भी रहा है? नहीं, देखिए प्रयास तो हुए हैं। पहली बात यह है कि 2-3 बातें एकदम गलत चल रही हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में जो सर्वे हुआ है पिछले कुछ सालों में, यह पाया गया है कि दुनिया के जो 10 सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले अखबार हैं, उनमें पहले 5 नंबर पर हिंदी के अखबार हैं जी। हिंदी की जो स्थिति है उसको आप तथ्यों के माध्यम से चर्चा में रखिए। मेरा ये कहना है कि सुनी सुनाई बातों के आधार पर हिंदी के बारे में गलत टिप्पणियाँ नहीं की जानी चाहिए जी। गलत टिप्पणियाँ इसी देश का एक मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और इस तरह के लोग अगर करते हों, हाँ, तो उसकी हम निंदा करते हैं, उसका विरोध किया जाना चाहिए, उसका विरोध किया जाना चाहिए और सख्ती से इस मामले में सरकारों को दृढ़ संकल्प होना होगा। हाँ, देखिए इसमें तेरी भी चुप मेरी भी चुप, तुझे भी नहीं चलेगा, राजनीति नहीं होनी चाहिए हिंदी को लेकर, डुलमुल नीति से बाहर निकलना होगा। आपको लग रहा है कि इस बार ऐसा कुछ होने दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आचार्य चाणक्य ने बहुत पहले कहा था कि भाषा, भवन, भेष और भोजन संस्कृति के निर्माणक तत्व हैं। अगर आप इन 4 तत्वों के विकास पर ध्यान देते हैं तो आपकी संस्कृति सुरक्षित रहेगी। तो आज हमारा भेष, हमारा भोजन और हमारे भवन निर्माण की जो प्रविधि है, यह सब विदेशी है। हम भोजन भी धीरे धीरे, भारतीय भोजन कम होता जा रहा है, मैकडोनाल्ड का बर्गर और आप देख रहे हैं कि पिज्जा वगैरह ज्यादा चल रहा है। ऐसी स्थिति में भाषा ही हमारी भारतीयता को बनाए रखने का सबसे बड़ा आधार है। अगर हमारी भारतीय अस्मिता को हमें सुरक्षित रखना है, भारतीय संस्कृति को बनाए रखना है, उसे
सक्षुण रखना है तो हमें हिंदी का प्रचार प्रसार करना होगा, हिंदी में हिंदी ज्यादा का से ज्यादा प्रचार प्रसार काम करके करना अपने होगा। ही पुराने सहयोगी दलों को भी समझाना होगा। करुणानिधि कभी सहयोगी रहे हैं, हाँ। इन्हें भी समझाना होगा कि भाई हिंदी विरोध से बात नहीं बनने वाली है, जरा आजमा कर तो देखें। लेकिन उसके लिए जिस शक्ति की और नहीं, आप समझाना चाहिए साउथ वालों को। जी, साउथ वालों को समझाना पड़ेगा कि 47 में तय हुआ था कि 15 साल तक और तुम अंग्रेजी में काम कर लो। 15 साल गुजर गया, फिर भी काम नहीं किया, 65 साल हो गए हैं। अब उनको किसी तरह से भी इस बात पर राजी करना ही पड़ेगा कि हिंदी इस देश की भाषा है। ठीक। तो ये इस ज्यादा दिशा में इंतजार क्या करने की प्रयास जरूरत होने नहीं। इस दिशा में क्या आपका क्या सजेशन है? नहीं, ऐसा अच्छा देखिए, मैं जो सरकार अभी कदम उठा रही है, मैं इसको स्वागत करता हूँ। इस तरह से अगर सरकार ने हिंदी में कामकाज शुरू कर दिया, सारे देश में हिंदी में कामकाज शुरू हो जाएगा, तो साउथ के लोग हों या नॉर्थ के लोग हों, सब इकट्ठा होंगे और सब हिंदी में काम करेंगे। सरकारें कदम बढ़ाएं आगे और सरकारें जो है हिंदी में सब काम काज शुरू करें तो सब काम हो जाएगा। तो ये महाराष्ट्र के नेताओं के लिए क्या कहेंगे जो इस विरोध करते हैं हिंदी का? ये बेचारे छोटे हैं, ये बेचारे जो है, जो होता है कुएं के मेढक होते हैं जो कि दुनिया देखे नहीं है, टर टर करते रहते हैं, सोचते हैं यही पूरी दुनिया है, यही कर रहे हैं। इनको जाना चाहिए, इनको जाके उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में, पटना में हर जगह ऑफिस खोलना चाहिए और पूरे देश की बात करना चाहिए। सिर्फ महाराष्ट्र में बेचारे सीधे साधे मराठी भाइयों को बेवकूफ़ बना करके राजनीति करने वाले लोग, ये अपने घर में बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं। इनका जो पोशाक है वो अंग्रेजी है। इनके बच्चे जो हैं ऑप्शनल लैंग्वेज में जर्मन लैंग्वेज लेते हैं। तो ये तो खसी बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। अब महाराष्ट्र की जनता भी इस बात को अच्छी तरह जान चुकी है। यानी महाराष्ट्र और साउथ के लोगों के बीच भी महाराष्ट्र में तो हिंदी फल फूल रही है। ऐसे लोगों के लिए हमें लगता है तिवारी जी का इसमें बड़ा योगदान रहेगा। ये क्रैश कोर्सेज चलवाएं और हिंदी को बढ़ावा देने के लिए लंबे प्रयास करने की ज़रूरत है। योगेश जी, आप हमारे साथ आए, इस चर्चा में हिस्सा लिया, अपनी बातें रखी, बहुत सारी बातें आपने की। अपने सरकार, हम सभी दलों ने, करीब करीब सभी लोगों ने सरकार की इस नीयत की प्रशंसा की है। अब ये नीयत में कहीं खोट ना आने पाए, इसका ख्याल भी रखना होगा सरकार को। उम्मीद करते हैं कि सरकार आपका काम करती रहेगी। करुणाशंकर उपाध्याय जी, आपने भी बहुत सारी बातें रखी, हिंदी प्रेम की बातें, हिंदी को किस तरह से प्रचारित प्रसारित किया जाए, इस पर भी आपने रखा। तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने भी अपनी सरकार का भी पक्ष रखा, पिछली सरकारों का, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हुई है। इस दिशा में और भी प्रयास किए जा सकते थे। अगर हुए होते तो शायद ये दिन न देखना पड़ता। बहुत सी कमियां रह गई थी, हो सकता है आने वाले दिनों में ये कमियां दूर कर ली जाएं। अबू आसिम साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक हिंदी प्रेम की एक अलग जगाई आपने, और जैसा कि हमारे अतिथियों ने भी माना कि आपने उस मामले को काफ़ी गंभीरता से उठाया भी और चर्चा में भी रहे। मात्र चर्चा में न रहकर हिंदी प्रेम की इस अलग को आप जगाए रहे। सभी लोग आपके साथ होंगे, जिस तरह से आज केंद्र के गृह मंत्रालय के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, खासकर हिंदी भाषी और हिंदी प्रेमी तबका। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। मुद्दे की बात में आज हिंदी पर आंच, इसी विषय पर हमने बात की। हिंदी पर आंच आई है, लेकिन लोगों को, हिंदी भाषियों को, हिंदी प्रेमियों को एक साथ उठकर हिंदी के प्रचार प्रसार और उसके सम्मान के लिए खड़े होने की आवश्यकता है। शायद नरेंद्र मोदी को इससे शक्ति मिले और हिंदी को सम्मान भी मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस विषय पर और मुद्दे की बात में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। इसके बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए लेमन न्यूज़।